आइए लेक्चर का आगाज करते हैं और हम बात कर रहे हैं 9th और मैट्रिक के फिजिक्स के चैप्टर 6 की। इसका नाम है इक्विलिब्रियम और ये इस लेक्चर सीरीज का थर्ड पार्ट है। आज के लेक्चर में हम टॉपिक कवर करेंगे वो है स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम और साथ साथ एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। तो आगाज करते हैं टॉपिक 6.8 स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम। There are three states of equilibrium of a body. किसी भी बॉडी के इक्विलिब्रियम के तीन हालतें या स्टेट्स होती हैं। नंबर 1 स्टेबल इक्विलिब्रियम, नंबर 2 अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, नंबर 3 न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। नंबर 1 है स्टेबल इक्विलिब्रियम। डिफाइन करते हैं इसको। A body is said to be in stable equilibrium if it is come back to its original position when it is slightly displaced. तो ये डेफिनेशन बताती है कि कोई भी बॉडी का स्टेबल इक्विलिब्रियम वो कहलाता है कि अगर हम उसको उसकी ओरिजिनल पोजीशन से डिस्प्लेस करें या मूव करें या फोर्स लगा के उसको वहाँ से हटाएं तो वो वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाए। तो वो जो हालत होगी वो कहलाती है इसकी स्टेबल इक्विलिब्रियम। एग्जाम्पल करते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम की। अ कोन स्टैंडिंग ऑन इट्स बेस, एक कोन है जो कि अपने बेस के ऊपर ठहरी हुई है। द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द कोन इज नियर द बेस, और जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा उस कोन का वो उसके बेस के करीब होगा। व्हेन द कोन इज डिस्प्लेस्ड इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज रेज्ड, और जब हम कोन को जो उस पोजीशन में ठहरा हुआ है बेस पर टिका हुआ है उसको डिस्प्लेस करेंगे, उसको हिलाएंगे जुलाएंगे तो क्या हो जाएगा, उसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो बेस से उठ के थोड़ा सा ऊपर की तरफ चला जाएगा। इट शुड हैव इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी एज लो एज पॉसिबल, और अब क्या होगा, इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो कोशिश करेगा कि कहाँ पे आ जाए, उसके सबसे नीचे वाले पोजीशन पे, या जितनी नीचे हो सकेगा वो वहां पे आने की कोशिश करेगा। When the cone is disturbed, the vertical line through its center of gravity should be within its base. और अगर हम कोन को उसकी वर्टिकल लाइन के लिहाज से डिस्टर्ब कर देंगे तो वो चाहेगा कि उसकी जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो कहाँ होनी चाहिए, इसकी बेस के साथ होनी चाहिए। If the above is true, the torque due to the weight of the cone bring its back to its original position. और यही वजह है कि उसका टॉर्क उसके वेट की वजह से कोन को वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे ले आएगा या लाने की कोशिश करेगा। नेक्स्ट इज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अ बॉडी इज सेड टू बी इन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम इफ इट डज नॉट कम बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन व्हेन इट इज स्लाइटली डिस्प्लेस्ड। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम इस तरह इक्विलिब्रियम कहते हैं कि जिसमें किसी भी ऑब्जेक्ट को उसकी ओरिजिनल पोजीशन के लिहाज से अगर हल्का सा भी डिस्प्लेस किया जाए तो वो वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे ना आ सके। इस तरह की इक्विलिब्रियम कहते हैं हम अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। एग्जांपल करते हैं इसकी। अ कोन बैलेंस्ड ऑन इट्स एपेक्स इज इन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, और अगर कोन को इस तरह प्लेस किया जाए कि वो अपनी एज पे या टिप पे जो है वो खड़ी हो जाए, रुक जाए थोड़ी देर के लिए, तो क्या कहलाता है इसका, वो पोजीशन कहलाएगी इसकी अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। व्हेन इट्स डिस्टर्ब्ड इन इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज लोवर्ड, और अगर उसको हम जब मूव करेंगे या डिस्प्लेस करेंगे या डिस्टर्ब करेंगे तो उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ है, उसके सबसे जो है वो नीचे है, वो मजीद नीचे शिफ्ट हो जाएगी। और अगर हम इस कोन को इस हालत में मूव करेंगे या हिलाएंगे तो उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन से जो है वो नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएगी। द वर्टिकल लाइन थ्रू इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज आउटसाइड द बेस, और जब हम उसको मूव करेंगे तो उसकी जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी के ऊपर बेस लाइन है वो क्या हो जाएगी, उसकी बॉडी से या वर्टिकल लाइन से बाहर निकल के आ जाएगी। टॉर्क ड्यू टू वेट ऑफ द कोन टॉप प्लेस इट्स डाउन, और उसके वेट की ऐसे टॉर्क उस कोन को कर देगा, टॉप प्लेस कर देगा, पलट देगा, गिरा देगा नीचे की तरफ। द कोन डज नॉट रीगेन इट्स ओरिजिनल पोजीशन, और इस कंडीशन में कोन वापस अपनी उस हालत पे नहीं आ सकेगी। थर्ड है न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। A body is said to be in unstable equilibrium
If on being slightly displaced, it does not come back to its original position but occupies a new position similar to its original position. न्यूट्रल इक्विलिब्रियम असल में इक्विलिब्रियम की वो किस्म है जिसमें किसी बॉडी को फोर्स लगा के अपनी जगह से डिस्प्लेस किया जाए और वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वापस नहीं आए बल्कि अपनी ओरिजिनल पोजीशन के करीब तरीन किसी और पोजीशन पे वापस आ जाए, तो वो कहलाएगा न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। एग्जाम्पल करते हैं इसकी। A cone resting on its side is in neutral equilibrium. अगर कोन साइड के ऊपर रेस्ट की पोजीशन में हो तो ये कहलाएगा उसका न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। A center of gravity of the body remains at the same height of the cone is pushed slightly. और अगर इस कोन को इस हालत में जब वो साइड के लिहाज से पड़ी हुई हो तो उसको हम अगर फोर्स लगा के हिलाएं भी अपनी जगह से हल्का सा, तब भी वो अपनी जो उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी इस हाइट के ऊपर ही वो अपनी उस हाइट को मेंटेन रखेगा। एग्जाम्पल करते हैं 6.5। A uniform rod 10 meters long and weighing 30 Newton is supported in a horizontal position on a fulcrum with weight of 40 Newton and 50 Newton suspended from its end as shown in figure 6.20. Find the position of the fulcrum. इस सवाल में पूछा गया है हमसे कि एक यूनिफॉर्म रॉड है जिसकी लेंथ 10 मीटर है और उसका वजन 30 न्यूटन है। उसको सपोर्ट हासिल है हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे एक फल्क्रम के ऊपर और उसका अपना वेट जो है वो 40 न्यूटन है और 50 न्यूटन का वेट उस पर एक साइड से टांगा गया है, सस्पेंड किया गया है और इसके बारे में फिगर 6.20 में दिखाया गया है। पूछा गया है फाइंड द पोजीशन ऑफ द फल्क्रम, तो हमें बताना यह है कि फल्क्रम की पोजीशन क्या होनी चाहिए। तो ये एग्जाम्पल की पिक्चर है, इसमें नजर आ रहा है हमें कि एक रॉड है, रॉड की लेंथ हमें दी हुई है 10 मीटर। उसके बाद ये फल्क्रम के ऊपर स्टैंडिंग पोजीशन पे है। इस रॉड का वेट ज़ाहिर सेंटर ऑफ ग्रेविटी की वजह से मिड में आएगा और 30 न्यूटन का वेट है इसका। उससे 5 मीटर के फासले के ऊपर 40 न्यूटन का वेट है और फल्क्रम से दूसरे एंड पे जो है वो पॉइंट बी के ऊपर 50 न्यूटन का वेट है। पूछा गया है बताइए फल्क्रम की पोजीशन क्या होगी। सॉल्व करते हैं इसको। जैसा कि हमें दिखाया गया है द वेट W ऑफ द यूनिफॉर्म रॉड एक्ट्स एट C, जो उस क्योंकि ये एक यूनिफॉर्म रॉड है लिहाजा इसका जो वेट होगा वो इसके सेंटर में पॉइंट C पे जो है वो एक्ट करेगा। साथ साथ लेट D बी द फल्क्रम एंड F बी द अपवर्ड फोर्स एट द फल्क्रम, और यकीनी तौर पे अगर D एक फल्क्रम की पोजीशन को जाहिर कर रहा है तो F जो है वो अपवर्ड फोर्स होगी जो कि फल्क्रम कैसे लग रही होगी। सपोज x इज द पोजीशन ऑफ फल्क्रम विद रिस्पेक्ट टू a। सपोज करते हैं x फल्क्रम की पोजीशन है a एंड के लिहाज से। द रॉड इज इन इक्विलिब्रियम, और रॉड जो है वो तवाजुन में है या इक्विलिब्रियम में है। बाय अप्लाइंग द फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम वी गेट, और अगर हम तवाजुन की पहली शर्त को इस पे अप्लाई करें तो हमें क्या हासिल होगा। हम जानते हैं कि समीशन ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0, नो फोर्स अलोंग द एक्स एक्सिस, और यहाँ पे कोई भी फोर्स ऐसी नहीं है जो कि एक्स एक्सिस पे अप्लाई हो रही हो, लिहाजा एक्स एक्सिस की तमाम फोर्सेस का जो सम होगा वो क्या होगा 0 अज्यूम किया जाएगा। सिमिलरली समीशन ऑफ एफ वाई इज इक्वल टू 0, यकीनी तौर पे इक्विलिब्रियम की फर्स्ट कंडीशन के लिहाज से एफ वाई एक्सिस पे पड़ने वाली तमाम फोर्सेस का सम भी क्या होगा 0 होगा। सो मैथमेटिकली हम कह सकते हैं इसको एफ माइनस डब्ल्यू माइनस 30 माइनस 50 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे F जो है वो फल्क्रम की फोर्स है जो अपवर्ड डायरेक्शन लग रही है और बाकी इसके अपने जो वेट हैंग हुए हैं और रॉड का अपना वेट वो सब के सब डाउनवर्ड डायरेक्शन में अप्लाई हो रहे हैं, लिहाजा इक्वेशन हमारे सामने आएगी F माइनस 40 माइनस 30 माइनस 50, जिसमें F और बाकी सारी फोर्सेस की डायरेक्शन एक दूसरे से अपोजिट है। सो F इज इक्वल टू 120 न्यूटन। तो इसका मतलब ये हुआ कि फल्क्रम जो फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में लगा रहा होगा उसका मैग्नीट्यूड 140 न्यूटन होगा। बाय अप्लाइंग द सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम अबाउट ए वी गेट, अगर हम रॉड के पॉइंट ए के ऊपर सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम अप्लाई कर दें तो क्या हासिल होगा। तब हम जानते हैं समीशन ऑफ टॉ इज इक्वल टू 0। अगर एक बॉडी इक्विलिब्रियम में तो इसका मतलब ये है कि तमाम टॉर्क का सम क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए। सो समीशन ऑफ टॉ इज इक्वल टू 0। मैथमेटिकली फोर्स इंटू फोर्स आर्म होता है, लिहाजा F इंटू AD यानी जो फोर्स
फुलक्रम की फोर्स है उसका डिस्टेंस या उसकी आर्म की लेंथ AD है, तो F इंटू AD माइनस जिसको वेट अप्लाई हो रहा है वो उसकी आर्म लेंथ AC है, और जो एक और वेट हैंग किया हुआ है वो F50 और उसकी आर्म लेंथ AB है। सो इक्वेशन हासिल होती है F इंटू AD माइनस W इंटू AC माइनस 50 इंटू AB इज इक्वल टू 0। देन हमने भी F कैलकुलेट किया है, वो आया 120। AD की लेंथ हमने X में मालूम करनी है, W 30 के बराबर था और उसकी आर्म लेंथ AC 5 के बराबर है, जबकि एक और वेट 50 जो हैंग किया गया है पॉइंट AB पे और उसकी लेंथ कितनी है 10। तो इक्वेशन हासिल होती है 120 इंटू एक्स माइनस 30 इंटू 5 माइनस 50 इंटू 10 इज इक्वल टू 0। सो 120x माइनस 30 इंटू 5 का मतलब हो गया 150, देन 50 इंटू 10 मतलब हो गया 500। सो इक्वेशन हासिल हुई हमें 120x माइनस 150 माइनस 500 इज इक्वल टू 0। सो 120x इज इक्वल टू 650 एंड देन x इज इक्वल टू 5.4 मीटर, यानी कि यहाँ पे हमें रॉड के लिहाज से फुलक्रम का डिस्टेंस 5.4 मीटर होना चाहिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं, एग्जाम्पल 6.6। A uniform beam 15 meter long weighed 100 Newton and its arranged as shown in figure 6.21। हमें कहा गया है कि यूनिफॉर्म बीम है जिसकी लेंथ 15 मीटर है, जिसका वजन 100 न्यूटन है, और वो अरेंज किस तरह की हुई है जैसे कि फिगर 6.2 में दिखाया गया है। और हमसे पूछा गया है फाइंड ए द टेंशन इन द स्ट्रिंग, पूछा गया है कि बताइए उस स्ट्रिंग में टेंशन कितनी होगी। देन बी द हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द फोर्स एक्सर्टेड ऑन द बीम एट द हिंग, और जो कहा गया है हमसे कि यहाँ पे हॉरिजेंटल और वर्टिकल कंपोनेंट बताइए फोर्स की जो इस पर लग रही होगी बीम के ऊपर जब वो हैंग किया गया है। सॉल्व करते हैं इसको। सबसे पहले हम डायग्राम समझते हैं। फिगर 6.21 है हमारे पास, एक लेंथ बीम की 15 मीटर और उसके ऊपर एक स्ट्रिंग लगी हुई है, इसकी टेंशन टी मालूम करनी है और वो पॉइंट बी के ऊपर है और एंगल क्या है उसका 60 डिग्री, और पॉइंट बी के ऊपर ही एक 100 न्यूटन का वेट जो है वो हैंग किया गया है। Suppose H and V are the horizontal and vertical component of the force exerted on the beam at the hing, और हमसे कहा गया है कि यहाँ पे H और V जो है वो horizontal और vertical component को शो कर रहे हैं जो कि फोर्स के हैं। Let T be the tension on the string, और हमने assume किया कि T जो है वो स्ट्रिंग की टेंशन को जाहिर कर रहा है। Resolve T into the rectangular component, और अब हम T को उसके कंपोनेंट्स में रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करेंगे। तो हम जानते हैं x कंपोनेंट के लिहाज से टी एक्स इज इक्वल टू टी कॉस 60 डिग्री होगा एंड टी वाई इज इक्वल टू टी साइन 60 डिग्री है। सो ये डायग्राम शो कर रही है हमें। तो बीम का वेट पॉइंट सी पे होगा 100 न्यूटन डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और बीम की लेंथ 15 मीटर है, इसका सेंटर होगा। देन जो फोर्सेस लग रही हैं वो टी वाई कंपोनेंट अपवर्ड डायरेक्शन में होगा जो कि वेट का के अपोजिट है, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है वो बीम के साथ ही पैरेलल होगा उसके। बाय अप्लाइंग द फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम वी गेट, और अगर हम यहाँ पे इक्विलिब्रियम की पहली कंडीशन को अप्लाई करते हैं तो हमें क्या हासिल होता है, समीशन ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0। हम ये बात जानते हैं कि इक्विलिब्रियम की पहली कंडीशन के मुताबिक एक्स एक्सिस पे लगने वाली तमाम फोर्सेस का सम क्या होना चाहिए 0। सो समीशन ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे एक्स एक्सिस पे दो फोर्सेस लग रही हैं, एक एच कंपोनेंट है उसका और वो उसके अपोजिशन में क्या है टी कॉस 60 डिग्री, और इन दोनों का सम क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए। इक्वेशन हासिल होती है एच माइनस टी कॉस 60 डिग्री। सो एच इज इक्वल टू टी इंटू 0.5 में कॉस 60 की वैल्यू जो है वो 0.5 है। सो एच इज इक्वल टू 0.5t, इसे हम इक्वेशन 1 का नाम देते हैं। Then according to the first condition of equilibrium summation of f of y is equal to 0 होना चाहिए, मतलब y एक्सिस पर लगने वाली तमाम फोर्सेस का सम जो होगा वो भी 0 होगा। तो मैथमेटिकली v प्लस टी साइन 60 माइनस 100w, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे v कंपोनेंट के साथ साथ टी साइन 60 डिग्री है, माइनस का 100 वो वेट है जो कि हैंग किया गया है, और w जो है वो उसके वेट को जाहिर कर रहा है। सो इक्वेशन हासिल होती है v प्लस टी साइन 60 डिग्री माइनस 100 माइनस w इज इक्वल टू 100। हम यहाँ पे वैल्यूज पुट करते हैं, साइन 60 इज इक्वल टू 0.866 होता है और w की वैल्यू भी 100 दी हुई है। इक्वेशन हासिल होगी हमें v प्लस टी
into 0.866 minus 100 is equal to 0. Then V plus 0.866t minus 200 is equal to 0. So V is equal to 200 minus 0.866t. इसको हम इक्वेशन नंबर 2 का नाम देते हैं. By applying the second condition of equilibrium about A we get, और अगर हम पॉइंट A के ऊपर इक्विलिब्रियम की सेकंड कंडीशन अप्लाई करते हैं तो हमें क्या हासिल होता है? समीशन ऑफ टॉ इज इक्वल टू 0. हम जानते हैं अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन सम ऑफ ऑल टॉर्क्स इज इक्वल टू 0 होना चाहिए. सो समीशन ऑफ टॉ इज इक्वल टू 0 एंड देन मैथमेटिकली t sin 60 डिग्री इंटू ए बी माइनस 100 इंटू ए बी माइनस डब्ल्यू इंटू ए सी. यहाँ पे हम जानते हैं टॉ होता है फोर्स इंटू फोर्स आर्म. सो t sin 60 डिग्री जो अप्लाई हो रही है उसकी आर्म लेंथ ए बी है, माइनस जो 100 डिग्री माइनस 100 का मैग्नीट्यूड जो अप्लाई हो रहा है उसकी आर्म लेंथ ए बी है, और माइनस वेट जो डब्ल्यू अप्लाई हो रहा है उसकी आर्म लेंथ ए सी है. तो इक्वेशन हासिल होती है हमें t sin 60 डिग्री इंटू ए बी माइनस 100 इंटू ए बी माइनस डब्ल्यू इंटू ए सी इज इक्वल टू 0. मतलब तमाम टॉर्क्स का सम क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए. वैल्यूज पुट करते हैं. हम जानते हैं sin 60 0.866 होता है, ए बी की लेंथ हमें 15 गिवन है और W की वैल्यू हमें 100 गिवन है, जबकि AC जो आर्म लेंथ है वो है 7.5. सो इक्वेशन बन जाएगी यहाँ पास T इंटू 0.866 जो कि वैल्यू है sin 60 की इंटू AB उसकी आर्म लेंथ है, माइनस 100 हमें फोर्स गिवन थी और उसकी आर्म लेंथ AB है, सो माइनस 100 इंटू 15. देन W की वैल्यू भी 100 है और AC की आर्म लेंथ 7.5 है, सो 100 इंटू 7.5. देन 12.99t minus 1500 minus 750 is equal to 0. So 12.99t is equal to 2250 and finally t is equal to 173.2 न्यूटन. और यहाँ पे हमें टेंशन जो स्ट्रिंग में मिलता है उसकी वैल्यू है 173.2 न्यूटन. By substituting the value of t in equation 1 we get, और अब हम इक्वेशन 1 के अंदर t की वैल्यू जो हमने कैलकुलेट की है वो पुट कर देंगे ताकि हमें हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मिल जाए. और हमने इक्वेशन निकाली थी h इज इक्वल टू 0.5 इंटू वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे, तो h इज इक्वल टू 0.5 इंटू 173.2 जो कि हमने अभी कैलकुलेट की है t की वैल्यू. सो h इज इक्वल टू 86.6 न्यूटन हमें हासिल होता है. बिल्कुल इस अंदाज से बाय सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ t इन इक्वेशन नंबर 2 वी गेट, और अब हम t की वैल्यू पुट करें इक्वेशन 2 के अंदर तो हमें वर्टिकल कंपोनेंट v हासिल होगा और हम पुट करेंगे तो इक्वेशन बन जाएगी v इज इक्वल टू 200 माइनस 0.866 इंटू 173.2. देन v इज इक्वल टू 200 माइनस 150. सो फाइनली v इज इक्वल टू 50 न्यूटन. तो हमें जो वर्टिकल कंपोनेंट है यहाँ पे टेंशन का वो निकल के आया 50 न्यूटन के बराबर. आइए अब इस चैप्टर के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. 6.2 है हमारे पास. फिल इन द ब्लैंक्स. इफ टू पैरेलल फोर्सेस हैव अपोजिट डायरेक्शंस दे आर कॉल्ड पैरेलल फोर्सेस. अगर दो पैरेलल फोर्सेस एक दूसरे की अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई हो रही हों तो उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें कहा जाता है अनलाइक. उसका आंसर है unlike. So if two parallel forces have opposite directions they are called unlike parallel forces. मतलब opposite direction में होने की वजह से उनसे कहा जाएगा ये जैसी forces नहीं हैं. नेक्स्ट हमारे पास an axis about which a body is free to rotate is called, और वो axis जिसके ऊपर कोई भी ऑब्जेक्ट फ्रीली रोटेट कर सके उसे कहते हैं, उसका आंसर है एक्सिस ऑफ रोटेशन. हम जानते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट जिस एक्सिस के ऊपर रोटेट कर सके उसको हम कहते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन. नंबर 3 है टॉर्क अबाउट एन एक्सिस इज द प्रोडक्ट ऑफ द डैश एंड डैश. इसके आंसर्स हैं फोर्स एंड मोमेंट आर्म. हम जानते हैं कि टॉर्क हासिल होता है फोर्स और उसके मोमेंट आर्म को आपस में मल्टीप्लाई करने पर. Torque is a dash quantity. Now torque is a vector quantity क्योंकि हमेशा टॉर्क की डायरेक्शन बतानी पड़ती है. Conventionally the torque producing counterclockwise rotation is taken as. आमतौर पे वो टॉर्क जो काउंटर क्लॉकवाइज रोटेशन पैदा करे
उसे क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं पॉजिटिव टॉर्क, यानी कि वो टॉर्क जिसकी मूवमेंट या वो टॉर्क जिसकी वजह से किसी भी ऑब्जेक्ट की मूवमेंट काउंटर क्लॉकवाइज हो जाएगी, वो कहलाएगा पॉजिटिव टॉर्क। इन एसआई यूनिट द यूनिट ऑफ टॉर्क इज, एसआई सिस्टम में द यूनिट ऑफ टॉर्क क्या होती है, ये पूछा गया है और हम जानते हैं एसआई यूनिट में टॉर्क को हम न्यूटन से ही मेजर करते हैं। Number 7. If the net force on a body is 0, it is said to be in dash equilibrium. अगर किसी ऑब्जेक्ट पे लगने वाली तमाम फोर्सेस का सम 0 हो जाए तो उसे कौन सा इक्विलिब्रियम कहते हैं? इसका जवाब है ट्रांजिशनल इक्विलिब्रियम, यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट पे लगने वाली तमाम फोर्सेस का सम अगर 0 हो जाए तो उसे कहेंगे ये ट्रांजिशनल इक्विलिब्रियम में है। Number 8. If the net torque on a body is 0, इट इज सेट टू बी इन डैश इक्विलिब्रियम। और अगर किसी भी बॉडी पे लगने वाले तमाम टॉर्क का सम 0 हो जाए तो उसे कौन सा इक्विलिब्रियम कहते हैं? उसे हम कहते हैं रोटेशनल इक्विलिब्रियम। सो कोई भी ऑब्जेक्ट जिसके ऊपर लगने वाली तमाम टॉर्क का सम 0 होगा, अगर किसी भी बॉडी पे लगने वाले तमाम टॉर्क का सम 0 हो रहा है, इसका मतलब है कि वो इक्विलिब्रियम में है, और इस टाइप का इक्विलिब्रियम कहलाता है रोटेशनल इक्विलिब्रियम। Number 9. Two equal, parallel and unlike forces having different lines of action is called a dash. पूछा गया है दो इक्वल मतलब बराबर, पैरेलल एंड अनलाइक फोर्सेस जो है वो डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन पे हों तो उसे हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं कपल। सो अगर दो फोर्सेस जो के इक्वल हो मैग्नीट्यूड में और अपोजिट डायरेक्शन में हो, पैरेलल हो, तो उसे हम कपल कहते हैं। Number 10. Dash is equal to the product of line of the force and the perpendicular distance between the two forces. और यहाँ पूछा गया है डैश इज इक्वल बराबर होता है प्रोडक्ट ऑफ वन ऑफ द फोर्स, मतलब किसी लगने वाली फोर्सेस में से किसी भी एक फोर्स और परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्सेस, दोनों फोर्सेस के दरमियान जो डिस्टेंस है उसके मल्टीप्लाई से ज़रूरत, उसे हम कहते हैं मोमेंट ऑफ कपल। सो अगर किसी भी ऑब्जेक्ट पे कपल फोर्स लग रही हो तो किसी भी एक फोर्स का मैग्नीट्यूड और दोनों कपलिंग फोर्स के बीच के डिस्टेंस के हासिल ज़रब को या प्रोडक्ट को क्या कहते हैं? मोमेंट ऑफ अ कपल। नंबर 11. अ कपल कैन बी बैलेंस बाय एंड डैश कपल। पूछा गया हमसे एक कपल जो है बैलेंस हो सकता है बाय एंड डैश कपल, और इसके आंसर हैं इक्वल एंड अपोजिट, क्योंकि कपल फोर्स एक दूसरे की इक्वल होती हैं और अपोजिट डायरेक्शन में होती हैं, जब भी तो दोनों फोर्सेस क्या करती हैं? बैलेंस होंगी। नंबर 12. डैश इज अ पॉइंट ऑन विच द वेट ऑफ द बॉडी एक्ट। और वो पॉइंट जिस पे बॉडी का वेट एक्ट कर रहा हो उसे हम क्या कहते हैं? और इसका आंसर है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। हम जानते हैं किसी भी बॉडी का सारा वेट जिस एक पॉइंट पे कंसंट्रेट करता है या बेस करता है या एक्ट करता है वो कहलाता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। नंबर 13. द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ स्फीयर लाइज एट इट्स डैश। किसी भी स्फीयर का सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ मौजूद होता है? तो इसका जवाब है सेंटर में। किसी भी स्फीयर का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो उस जगह प्लेस होता है जो उसकी सेंटर लाइन होगी, जो उसके बिल्कुल सेंटर होगा। अ बॉडी एट रेस्ट इज सेड टू बी इन डैश। अगर एक बॉडी ठहरी हुई है, रुकी हुई है, तो उसे क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं इक्विलिब्रियम में है। कोई बॉडी अगर ठहरी हुई अपनी जगह पे रुकी हुई हो तो उसे कहेंगे कि ये क्या है? इक्विलिब्रियम में है, क्योंकि तमाम इस पर लगने वाली तमाम फोर्सेस का सम क्या होगा? 0 होगा। Number 15. A body is uniform motion along a straight line is said to be in dash equilibrium. एक बॉडी जो कि यूनिफॉर्म स्पीड के साथ स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रही हो या चल रही हो तो उसे कहेंगे कि ये इक्विलिब्रियम की कौन सी टाइप है, और हम क्या कहते हैं उसको? डायनामिक इक्विलिब्रियम। मतलब एक ऑब्जेक्ट या बॉडी जो कि स्ट्रेट लाइन में यूनिफॉर्म मोशन के साथ मूव कर रही हो तो अभी वो क्या होगी? इक्विलिब्रियम में होगी, और इस टाइप का इक्विलिब्रियम कहलाता है डायनामिक इक्विलिब्रियम। नंबर 16. देयर आर डैश स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम की कितनी किस्में हैं, कितनी स्टेट्स हैं? और इसका जवाब है 3 स्टेट। तो देयर आर 3 स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम। तवाजुन की
तीन हालतें होती हैं। Number 17. If a body is unstable equilibrium, is slightly disturbed, it does not come back to its dash position. अगर एक बॉडी जो कि अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में हो और उसको उसकी ओरिजिनल पोजीशन से डिस्टर्ब कर लिया जाए तो वो अपनी वापस पुरानी हालत पे नहीं आता। तो वो दो पैरेलल फोर्सेस जो एक ही डायरेक्शन में एक्ट कर रही होंगी वो कहलाएंगी लाइक पैरेलल फोर्सेस। नंबर 2, द टर्निंग इफेक्ट ऑफ अ फोर्स अबाउट एंड डैश एक्सिस से पूछा गया है कि जो टर्निंग इफेक्ट होता है वो फोर्स किस एक्सिस पे होती है। ऑप्शन है फोर्स, रोटेशन, नंबर सी टॉर्क। फर्स्ट ऑप्शन है फोर्स, सेकंड ऑप्शन बी है रोटेशन एंड फोर्थ डी है हमारे पास मोमेंटम। एंड करेक्ट आंसर इज टॉर्क। तो टर्निंग इफेक्ट जो है वो टर्निंग इफेक्ट जो कि ऑब्जेक्ट को अपने एक्सिस पे जो है वो फोर्स करके मूव करवाते वो कहलाता है टॉर्क। नंबर 3, क्लॉकवाइज टॉर्क इज कंसीडर्ड एज ऑप्शन नंबर 1 पॉजिटिव टॉर्क, ऑप्शन नंबर बी नेगेटिव टॉर्क, ऑप्शन नंबर सी यूनिट टॉर्क और ऑप्शन नंबर डी जीरो टॉर्क। और हम जानते हैं क्लॉकवाइज टॉर्क को हमेशा नेगेटिव टॉर्क कहते हैं। तो क्लॉकवाइज टॉर्क इज कंसीडर्ड एज नेगेटिव टॉर्क, ऑप्शन नंबर बी। नंबर 4 है टॉर्क इज अ डैश क्वांटिटी। ऑप्शन ए स्केलर क्वांटिटी, ऑप्शन बी वेक्टर क्वांटिटी, ऑप्शन सी नेगेटिव क्वांटिटी एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। एंड करेक्ट आंसर इज वेक्टर क्वांटिटी। क्यों? क्योंकि टॉर्क के लिए हमेशा डायरेक्शन बतानी होती है। तो टॉर्क इज अ वेक्टर क्वांटिटी। Number 5, the center of gravity of a uniform rod is dash. Option A, end of rod. Option B, center of rod. Option C, both A and B. Option D, none of these. And correct answer is option B, center of the rod. हम जानते हैं किसी भी यूनिफॉर्म रॉड का सेंटर ऑफ ग्रेविटी उसके सेंटर पे मौजूद होगा। Number 4, a body at rest or moves with uniform velocity is said to be in option number A motion, option number B equilibrium, option number C static equilibrium, option number D dynamic equilibrium। से पूछा गया है कि एक ऑब्जेक्ट जो कि रेस्ट में हो या मूव कर रहा हो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, उसका कहेंगे उसे हम कहेंगे ऑप्शन नंबर बी इक्विलिब्रियम। जानते हैं कोई भी ऑब्जेक्ट ऐसा रुका हुआ हो, ठहरा हुआ हो या यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा हो तो हम कहेंगे कि ये ऑब्जेक्ट ये बॉडी जो है वो इक्विलिब्रियम में है। Number 7, if vector sum of all the forces on a body is equal to 0, then it said to be पूछा गया है अगर किसी भी ऑब्जेक्ट पे लगने वाली तमाम फोर्सेस का वेक्टर सम क्या हो, 0 हो, तो उसे क्या कहेंगे। ऑप्शन नंबर ए ट्रांजिशनल इक्विलिब्रियम, ऑप्शन नंबर बी रोटेशनल इक्विलिब्रियम, ऑप्शन नंबर सी स्टैटिक इक्विलिब्रियम, ऑप्शन नंबर डी डायनामिक इक्विलिब्रियम। और करेक्ट आंसर इज ट्रांजिशनल इक्विलिब्रियम, ऑप्शन नंबर ए। यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट पे लगने वाली तमाम फोर्सेस का वेक्टर सम 0 हो तो कहलाएगा ये ट्रांजिशनल इक्विलिब्रियम। Number 8, a body will be in rotational equilibrium if the sum of clockwise torques acting on the body is equal to the sum of dash। से कहा गया है कि एक बॉडी इस कहा जाएगा कि रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है अगर इस पे लगने वाले क्लॉकवाइज टॉर्क का सम बराबर होना चाहिए किस चीज के सम के। ऑप्शन नंबर 1 है हमारे पास परपेंडिकुलर फोर्सेस, ऑप्शन नंबर बी पैरेलल फोर्सेस, ऑप्शन नंबर सी काउंटर क्लॉकवाइज टॉर्क एंड ऑप्शन नंबर डी क्लॉकवाइज टॉर्क। इसका आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी काउंटर क्लॉकवाइज टॉर्क। क्यों? हम जानते हैं कोई भी ऑब्जेक्ट रोटेशनल इक्विलिब्रियम में उस वक्त कंसीडर किया जाएगा जब इस पे क्लॉकवाइज लगने वाले तमाम टॉर्क का सम बराबर होना चाहिए एंटी क्लॉकवाइज लगने वाले तमाम फोर्सेस के सम के। Number 9, the center of gravity of a body is a point where dash acts। पूछा गया है सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो पॉइंट है जहां पे क्या एक्ट करता है। ऑप्शन ए है द टॉर्क, ऑप्शन बी द एक्सटर्नल फोर्स, ऑप्शन सी द वेट ऑफ द बॉडी एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। एंड करेक्ट आंसर इज
द वेट ऑफ द बॉडी, ऑप्शन सी। तो किसी भी ऑब्जेक्ट या बॉडी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो पॉइंट है जहां पे इसका पूरा वेट जो है वो लाई करता है या एक्ट करता है। नंबर 10, द फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम स्टेट्स दैट, पूछा गया है फर्स्ट कंडीशन इक्विलिब्रियम हमें क्या बताती है। ऑप्शन नंबर ए, समीशन ऑफ पी इज इक्वल टू 0, ऑप्शन बी समीशन ऑफ टॉ इज इक्वल टू 0, ऑप्शन सी समीशन ऑफ एफ इज इक्वल टू 0 एंड ऑप्शन डी बोथ ऑप्शन बी एंड ऑप्शन सी। और हम जानते हैं करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, समीशन ऑफ एफ इज इक्वल टू 0। पहला स्टेट फर्स्ट कंडीशन का लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम स्टेट करता है किसी भी ऑब्जेक्ट पे लगने वाले तमाम फोर्सेस का सम जो है वो 0 होना चाहिए। सो यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट है, समीशन ऑफ एफ इज इक्वल टू 0। Number 11, two forces that are equal and opposite in direction and not acting along the same line constitutes a, पूछा गया हमसे दो फोर्सेस जो कि इक्वल हों और अपोजिट डायरेक्शन में अमल कर रही हों और दोनों के दोनों सेम लाइन पे भी नहीं हों, तो क्या कहलाएंगी वो। ऑप्शन नंबर ए टॉर्क, ऑप्शन नंबर बी कपल, ऑप्शन नंबर सी रिजल्टेंट वेक्टर, ऑप्शन नंबर डी सेम वेक्टर एंड करेक्ट आंसर इज बी कपल। हम जानते हैं दो फोर्सेस जो कि पैरेलल हों और अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रही हों और सेम लाइन पे भी ना हो, तो क्या कहलाएंगी वो कपल कहलाएंगी। Number 12, if a body comes back to its original position when it is slightly displaced, it is said to be in, और पूछा गया हमसे कि एक बॉडी जो कि अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वापस आ जाती है जब उसको अपनी पोजीशन से हल्का सा डिस्प्लेस किया जाए, तो क्या कहलाएंगी। ऑप्शन नंबर ए स्टेबल इक्विलिब्रियम, ऑप्शन नंबर बी अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ऑप्शन नंबर सी न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज एंड करेक्ट आंसर इज स्टेबल इक्विलिब्रियम। देन क्या कहा गया है कि एक बॉडी जिसके ऊपर फोर्स लगाने पे या उसको हल्का सा अपनी पोजीशन से ओरिजिनल डिस्प्लेस करने पे वो वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाए, वो क्या कहलाता है, वो स्टेबल इक्विलिब्रियम कहलाता है। नंबर 13, अ कोन रेस्टिंग ऑन इट्स साइड इज इन डैश इक्विलिब्रियम। एक कोन है जो कि साइड पे रेस्ट पड़ी हुई है, तो इसको इक्विलिब्रियम की कौन सी टाइप कहते हैं। ऑप्शन ए न्यूट्रल, ऑप्शन बी स्टेबल, ऑप्शन सी अनस्टेबल एंड ऑप्शन डी डायनामिक। हम जानते हैं इसका आंसर है हमारे पास हम जानते हैं इसका आंसर है हमारे पास ऑप्शन ए न्यूट्रल। तो एक ऑब्जेक्ट जो एक कोन जो कि साइड के लिहाज से एक कोन जो कि रेस्ट की पोजीशन में हो साइड के लिहाज से, तो कहलाएगी न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। नंबर 14, द यूनिट ऑफ टॉर्क इन एसआई यूनिट इज, से पूछा गया है कि यूनिट ऑफ टॉर्क ऐसे सिस्टम में क्या होता है। ऑप्शन ए न्यूटन, ऑप्शन बी मीटर, ऑप्शन सी न्यूटन मीटर एंड ऑप्शन डी पाउंड एंड करेक्ट आंसर इज न्यूटन मीटर। टॉर्क क्योंकि फोर्स इनटू फोर्स आर्म होता है, लिहाजा फोर्स को हम कहते हैं न्यूटन में लेते हैं और फोर्स आर्म को मीटर में लेते हैं, तो कंबाइन करके टॉर्क की यूनिट होती है हमारे पास न्यूटन मीटर। नेक्स्ट हमारे पास है 6.4, पिक आउट द ट्रू एंड फॉल्स। नंबर 1, टू अनलाइक पैरेलल फोर्सेस हैव सेम डायरेक्शन, और ये है फॉल्स क्योंकि अनलाइक फोर्सेस जो है उनकी डायरेक्शन अपोजिट होती है। आंसर इज फॉल्स बिकॉज वी नो दैट अनलाइक पैरेलल फोर्सेस जो होती हैं उनकी डायरेक्शन अपोजिट होती है। नंबर 2, द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ हॉलो स्फीयर इज नॉट विद इन द मटीरियल, और यहाँ कहा गया है कि एक हॉलो या खाली स्फीयर का सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा वो उसके मटेरियल के अंदर नहीं होगा, और ये आंसर इसका बिल्कुल ट्रू है क्योंकि हॉलो स्फीयर का सेंटर ऑफ ग्रेविटी उसके सेंटर में होगा जहाँ उसका मटेरियल नहीं है, एक हॉलो स्पेस होगा। नंबर 3, टॉर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी, क्या टॉर्क स्केलर क्वांटिटी है एंड आंसर इज फॉल्स, नो टॉर्क इज अ वेक्टर क्वांटिटी। Number 4, torque depends upon the magnitude of force and moment arm। कहा गया है टॉर्क डिपेंड करता है फोर्स के मैग्नीट्यूड के और वो फोर्स कितनी लेंथ के
मोमेंट आर्म पे लगाई गई है। और ये आंसर बिल्कुल ट्रू है, क्योंकि हम जानते हैं टॉर्क बराबर होता है फोर्स इनटू फोर्स आर्म या मोमेंट आर्म। नंबर 5, the first condition of equilibrium states that the sum of torques acting on a body is equal to 0। इक्विलिब्रियम की पहली कंडीशन बताती है कि किसी भी ऑब्जेक्ट पे लगने वाले तमाम टॉर्क्स का सम क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। और ये आंसर बिल्कुल फॉल्स है, क्योंकि फर्स्ट कंडीशन टॉर्क से नहीं बल्कि फोर्स से बेस करती है। नंबर 6, a body at rest is said to be in dynamic equilibrium। क्या एक बॉडी जो कि रेस्ट में होगी उसे कहेंगे कि ये डायनामिक इक्विलिब्रियम है? इसका आंसर है फॉल्स। जो बॉडी रेस्ट में होगी उसके इक्विलिब्रियम को हम डायनामिक इक्विलिब्रियम नहीं कहते। नंबर 7, the second condition of equilibrium states that the sum of counterclockwise torque is equal to the sum of clockwise torque। किसी भी ऑब्जेक्ट पर लगने वाले काउंटर क्लॉकवाइज टॉर्क बराबर होने चाहिए उस ऑब्जेक्ट पर लगने वाले क्लॉकवाइज टॉर्क के। एंड आंसर इज ट्रू। सेकंड कंडीशन हमें यही स्टेटमेंट देती है। नंबर 8, in stable equilibrium the body does not come back to its original position when it is slightly displaced। स्टेटमेंट दी गई है यहाँ पे कि स्टेबल इक्विलिब्रियम ऐसे इक्विलिब्रियम कहते हैं जिसमें किसी ऑब्जेक्ट को अगर डिस्प्लेस किया जाए अपनी ओरिजिनल पोजीशन से तो वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे नहीं आता। और ये आंसर बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि स्टेबल इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन ही यही है कि ऑब्जेक्ट जो कि रुका हुआ या ठहरा हुआ हो उसको अगर अपनी ओरिजिनल पोजीशन से डिस्प्लेस किया जाए या हल्की सी फोर्स लगा जाए तब वो ऑब्जेक्ट थोड़ी बहुत मूवमेंट करने के बाद वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाता है। तो उसे हम कहते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। Number 9, a body is said to be in transitional equilibrium if its linear acceleration is equal to 0। यह स्टेटमेंट दी गई है कि एक बॉडी को हम कहते हैं ट्रांजिशनल इक्विलिब्रियम में है वो जब उसका लीनियर एक्सेलरेशन क्या हो, 0 के बराबर हो। और ये आंसर बिल्कुल ट्रू है, क्योंकि ऑब्जेक्ट जो कि 0 के बराबर होगा इसका मतलब ये होगा कि वो मजीद कोई भी गेन नहीं ले रहा एक्सेलरेशन में और वो कांस्टेंट स्पीड से ट्रैवल कर रहा है। तो तब इस तरह के इक्विलिब्रियम को हम कहते हैं ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। नंबर 10, अ कपल कैन नॉट बी बैलेंस्ड बाय अ सिंगल फोर्स। कहा गया है कपल सिंगल फोर्स की वजह से कभी भी बैलेंस नहीं हो सकता। और ये आंसर बिल्कुल ट्रू है, क्योंकि कपल का मतलब ये होता है कि मिनिमम 2 फोर्सेस पैरेलल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन। इस वीडियो से मुतालिक आपको कोई सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। और यही बताइए कि मजीद कौन कौन से टॉपिक पे आपको हमसे हेल्प रिक्वायर्ड है, या वो कौन कौन से न्यूमेरिकल या प्रॉब्लम है जिनको सॉल्व करने में आपको प्रॉब्लम का सामना है। हमारी वेबसाइट विजिट करने के साथ साथ हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा और यूट्यूब पे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फॉलो करें। थैंक यू वेरी मच।